नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार भी चिंता में वैसे ही आ गई है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त बदनामियों का भंवर जब बना था तब प्रधानमंत्री दफ्तर, कैबिनेट सचिवालय, सत्तारूढ़ पार्टी में रोना था कि सरकार का पक्ष कायदे से नहीं रखा जा रहा है। कई मंत्रियों को काम में लगाया गया, आला मंत्रियों का ग्रुप रोजाना मिलता था, प्रेस ब्रीफिंग होती थी, मीडिया को बात, बहस या कि टॉकिंग पॉइंट दिए जाते थे। कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, मनीष तिवारी जैसे धुरंधर मंत्री नेता बतियाते थे। वैसी ही जरूरत अब नरेंद्र मोदी सरकार में बनी है। खबर है कि कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों, विभागों को सलाह दी है कि वे विशेषज्ञों, जानकारों की पैनल बनवाएं, उसमें बाहर के एक्सपर्ट रखें ताकि जब कोई बवाल हो, मुद्दा उठे तो सरकार से तुरंत ऐसा इनपुट मीडिया में जा सके जिससे बहस में सरकार का पक्ष आए। ऐसी सोच का बनना ही प्रमाण है कि मोदी सरकार अफसरों की गिरफ्त में है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह सब कुछ सिस्टम के भरोसे संभव मान रहे हैं। हार्दिक पटेल का आंदोलन हुआ तो सोच है कि मीडिया को कायदे से मैनेज नहीं किया गया। जरा सोचें, जो मीडिया अपने आप नरेंद्र मोदी का दीवाना हुआ, जो नरेंद्र मोदी भाषण व मन की बात में माहिर है, उन्हें अफसरों, एक्सपर्ट की जरूरत इसलिए है ताकि खबर और बहस सरकार के माफिक बने। जो काम पार्टी राजनीतिक तौर पर जीवंत संपर्कों से होना चाहिए उसे एक्सपर्ट और बाबू करेंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव सभी नए पुराने सहयोगियों का भरोसा खोते जा रहे हैं। उनको पहले वामपंथी पार्टियों का सबसे करीबी नेता माना जाता था। 1997 में हरकिशन सिंह सुरजीत ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम तय कराया था, जिसमें लालू प्रसाद ने बाद में लंगड़ी मारी थी। लेकिन परमाणु संधि के समय मुलायम ने लेफ्ट को छोड़कर कांग्रेस से तालमेल कर लिया। इसके बाद वे ममता बनर्जी के संघीय मोर्चे से जुड़े और फिर उसे भी छोड़कर कांग्रेस की शरण में चले गए। उसके बाद जनता परिवार की 6 पार्टियों के मुखिया बने और उससे भी नाता तोड़ लिया। उन्होंने सिर्फ महागठबंधन से नाता ही नहीं तोड़ा है, बल्कि इसकी सभी पार्टियों से अपनी खुन्नस भी निकाल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि उसका वजूद खत्म हो गया और वो देश में कहीं नहीं बची है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से उनकी ये नाराजगी इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस ने यूपीए 1 और 2 में उनके प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग के बदले उन्हें कुछ नहीं दिया, उल्टे परेशान किया और अब उन्हें एनडीए से कुछ हासिल होने की उम्मीद है। बहरहाल नेताजी ने नीतीश कुमार पर भी परोक्ष रूप से हमला किया और कहा कि भाजपा का विरोध करने वाली कई पार्टियां पहले उसके साथ जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने समधी लालू प्रसाद को भी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नहीं बन पाने का अपना दर्द बयां किया। दिल्ली के एक पॉश इलाके में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक के बाद भाजपा नेताओं के ग्राफ के उतार चढ़ाव को लेकर चर्चा हो रही है। किसका ग्राफ बढ़ा है और किसका गिरा है, यह भाजपा में चर्चा का विषय है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात पर एक राय रखते दिख रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल के दोनों बुजुर्ग नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दिन लद गए। इन दोनों को संघ की बैठक में नहीं बुलाया गया। दशकों तक ये दोनों नेता संघ की समन्वय बैठक का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार ये दोनों नदारत रहे। ये दोनों नेता सक्रिय हैं और जहां भी बुलाया जाता है वहां जाते हैं, इसलिए इनकी गैर हाजिरी को सबने महसूस किया। संघ और भाजपा के बीच समन्वय का काम देखने वाले सुरेश सोनी की गैर मौजूदगी को भी लोगों ने महसूस किया। 2 साल पहले सुरेश सोनी ने नरेंद्र मोदी को भाजपा के प्रचार की कमान देने और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संघ में उनकी जिम्मेदारी बदले जाने की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा ग्राफ चढ़ने की चर्चा मनोहर पर्रिकर की है। पर्रिकर संघ की समन्वय बैठक में तीनों दिन मौजूद रहे। उनके अलावा भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य ही तीनों दिन की बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि पर्रिकर संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने चिंता जताई है और पार्टी आलाकमान को भी अपनी चिंता के बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सरकार पर हमले के मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि उनको सरकार को कुछ काम करने का मौका देना चाहिए, तभी गलतियां होंगी और कांग्रेस को मौका मिलेगा। इस खेमे के नेता भूमि बिल की मिसाल दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने इस पर गलती की तो कांग्रेस को मौका मिला और उसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इसमें बदलाव करें। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करवाना चाहते हैं। कांग्रेस के युवा नेताओं की उनकी टीम ने, खासकर अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला की टीम ये काम कर रही है। पहले सरकार के यू टर्न की पुस्तिका निकाली गई थी और उसके बाद 1 साल की कथित विफलता पर एक पुस्तिका निकाली गई। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इन सबको मिलाकर राज्यों के नेताओं से फीडबैक लेकर नई चार्जशीट बनाई जाए। इसमें ललित मोदी और व्यापम का मामला भी शामिल किया जाए। इस चार्जशीट में मोदी सरकार के साथ साथ भाजपा की राज्य सरकारों का मामला भी शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो भारत को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राहिल शरीफ ने कहा है कि जंग हुई तो भारत को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सेना दुश्मन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है। राहिल ने 1965 के भारत पाक जंग के 50 साल पूरे होने के मौके पर रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तानी सेना सभी तरह के भारी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने कभी भी कोई दुस्साहस किया, चाहे उसका आकार और पैमाना कुछ भी हो, लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, दुश्मन को नाकाबिले बर्दाश्त कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने सेना के जवानों से कहा था कि उनको छोटी लड़ाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने उसी का जवाब दिया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई के समय तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मशहूर भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार की बात कराई थी। कसूरी ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि कारगिल में घुसपैठ की खबर आने पर पहले वाजपेयी ने खुद शरीफ से बात की। कसूरी ने दावा किया है कि उनके सामने वाजपेयी का फोन आया और उन्होंने शरीफ से शिकायत करते हुए कहा कि वे उनके कहने पर लाहौर आए, लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने में देरी नहीं की। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वाजपेयी ने शरीफ से कहा कि ऐसा करके शरीफ ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अपनी किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डोव में कसूरी ने लिखा है कि बाद में वाजपेयी ने दिलीप कुमार से शरीफ की बात कराई। इस बातचीत में दिलीप कुमार ने शरीफ से स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मुलायम सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मुलायम सिंह को इसकी चिंता करनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा जीत गई। ये किसकी नीति और किसके कामकाज का नतीजा है, इस पर मुलायम सिंह को विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि मुलायम सिंह ने कल मैनपुरी में कहा था कि कांग्रेस अब देश भर से खत्म हो गई है और उसका कोई नामो निशान नहीं बचा है। अपनी पार्टी के सांसद भगवंत मान का एक ऑडियो टेप सामने आने पर आम आदमी पार्टी भड़की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आप सांसदों और नेताओं के फोन टेप करा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से करने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि पार्टी के 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और भगवंत मान की बातचीत का एक ऑडियो टेप जारी हुआ है, जिसमें मान ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पंजाब की राजनीति में बाहर से लाकर नेता थोपे जा रहे हैं। आपके कुल 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया है। बहरहाल धर्मवीर गांधी ने टेप के सही होने का दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कल अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव की तारीखों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता आदि पर चर्चा होगी। चुनाव कितने चरण में होंगे, इस बारे में भी चुनाव आयुक्तों के बीच विचार विमर्श होगा। गौरतलब है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जाने की चर्चा है। इस बैठक के बाद किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने बिहार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियों की मांग की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सवा साल पहले हर कोई नरेंद्र मोदी की बांसुरी बजा रहा था। अब आंदोलन की तस्वीरें हैं। फिल्म संस्थान के हंगामे, पूर्व सैनिकों की पेंशन, सीमा पर जवानों की मौत, भूमि अधिग्रहण पर घुटने टेकने या संसद के हंगामे जैसे शोर है। क्या ये मीडिया को सही इनपुट नहीं मिलने की वजह से है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
किसी भी सरकार के आगे विवादों की कमी नहीं रहती है। विपक्ष हर छोटी से छोटी बात को बड़े विवाद में बदलने की कोशिश में रहता है और मीडिया के कारण कई बार उसे इसमें कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि सरकार इन विवादों का प्रबंधन कैसे करती है। एक तरीका तो यह होता है कि सरकार इनकी परवाह नहीं करे और अपने एजेंडे के मुताबिक काम करे और विवाद को रूटीन में हल होने दे। दूसरा तरीका यह है कि विवादों को छोड़कर उसकी मीडिया कवरेज को मैनेज किया जाए और नेगेटिव खबरों को चलने से रोका जाए या उसका प्रभावी तरीके से जवाब दिया जाए। इन दो में से पहला तरीका नरेंद्र मोदी का है। वे विवादों की परवाह नहीं करने वाले नेता हैं। एक दशक से ज्यादा समय तक मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी उसे मैनेज करने या उसका जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। वो अपने एजेंडे से काम करते हैं। उनके इस अंदाज का पूरा देश मुरीद हुआ और 12 साल उनका विरोध करने वाली मीडिया के लोग भी उनके मुरीद हुए। दूसरा तरीका रूटीन का ढर्रा है, जिसमें देश के नौकरशाहों ने सरकार को ढाला है। यूपीए की सरकार इसी तरह काम करती थी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय मीडिया की मॉनिटरिंग करता था और वहाँ से मीडिया समूहों को मैसेज किए जाते थे। हैरानी की बात है कि उसी तरीके को अब नरेंद्र मोदी की सरकार भी आजमाती लग रही है। सरकार में मीडिया की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बन रहा है। इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। इसके साथ साथ सरकार रियल टाइम में प्रतिक्रिया देने का सिस्टम भी बना रही है। इसके लिए अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ नियुक्त किए जा रहे हैं, जो किसी भी बहस को मोड़ने वाले और उसकी दिशा बदलने वाले तर्क और तथ्य निकालेंगे। उनकी फीडबैक के आधार पर पार्टी और सरकार में प्रवक्ता प्रतिक्रिया देंगे। मीडिया को लेकर सरकार की सोच कैसी है, इसका अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि हर घटना की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट बन रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की देश और विदेश में कैसी कवरेज मिली है, इसकी रिपोर्ट बनी है। मनमोहन सिंह की तुलना में कितने घंटे ज्यादा नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, इसका डाटा सरकार ने निकाला है। अगर किसी इवेंट को कम कवरेज मिली है तो यह विचार हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है। मीडिया को लेकर सरकार की यह बेचैनी इस बात को दिखाती है कि वह हाल की कुछ घटनाओं की कवरेज को लेकर परेशान है। चाहे हार्दिक पटेल का आंदोलन हो या वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन हो या ललित मोदी और व्यापम का मामला हो, इनकी कवरेज से सरकार परेशान हुई। लेकिन यह समझने वाली बात है कि हालात और घटनाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता है और इसलिए वह मीडिया की कवरेज को भी नहीं नियंत्रित कर सकती है। मिसाल के तौर पर यूपीए की सरकार संचार घोटाले, अन्ना के आंदोलन या निर्भया कांड के खिलाफ आंदोलन की कवरेज को नहीं कंट्रोल कर सकी थी। इसलिए सरकार का फोकस अपने काम के ऊपर होना चाहिए। अंतिम रूप से उसका पॉजिटिव एजेंडा ही लोगों को अपील करता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार की इमेज के मसले पर चर्चा करेंगे। मीडिया को मैनेज कैसे किया जाए, ये हर सरकार का संकट रहा है। अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के जिस मुकाम से आए हैं, उनकी सरकार को यदि 15 महीने बाद ही महसूस हो रहा है कि सरकार की तरफ से प्रभावी संवाद नहीं है, तो वजह गहरी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, मीडिया की खबरों में, बहस में, उनकी कवरेज में सरकार को लेकर सही राय नहीं झलक रही है, इस तरह की चिंता सरकार में बनती लगती है। तभी ये खबर है कि कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों, विभागों को कहा है कि वो एक पैनल बनाए जिसमें एक्सपर्ट हो और वो तुरंत मीडिया को फीडबैक दे सके, जिससे कि एक सही दृष्टि झलके। क्या ये सचमुच में इस तरह की कोई चिंता पहले तो बनी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप जो बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 साल हो गया है सरकार के। 1 साल के बाद अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। मतलब 1 साल जो, जैसे 1 साल तो ठीक था, उसके बाद के 4 महीने बाद में, और 4 महीने में देखिए एक परसेप्शन हुआ और जो प्राइम मिनिस्टर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर और पार्टी सीनियर लीडर्स एक चीज बार बार कह रहे हैं कि देयर इज ए कम्युनिकेशन एरर, ये मान रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पार्टी अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने भी माना कि जो हम कर रहे हैं और मीडिया में जो परसेप्शन है उसमें गैप है। ये गैप क्यों है, इसके लिए आज 1 साल 4 महीने के बाद एक चर्चा का विषय अंदर में, सरकार के अंदर में हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो परसेप्शन में क्या ये मीडिया का जो खूबिया है, मतलब ये मीडिया को दोष देना
पहले ऐसे हो रहा था, बहुत सारे बीजेपी लीडर्स मीडिया को दोष दे रहे थे कि मीडिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी एक चेंज ऑफ एटीट्यूड है कि मीडिया वो चेंज ऑफ एटीट्यूड है, मीडिया को भी तो फीड करना है। पहले मीडिया एडवाइजर होता था, प्रधानमंत्री जी का मीडिया एडवाइजर होते थे, हर मिनिस्ट्री में मीडिया एडवाइजर होता था। अभी शुरू में सरकार का अप्रोच ईमानदारी था उसमें, सोच में, कि हम जो कर रहे हैं ये मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, तो जो हम उचित समझे वो हम करेंगे, और मीडिया क्या करेंगे वो मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गलत खबर है वो भी क्रेडिबिलिटी मीडिया का ही खराब होगा, हमारा तो खराब नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रीफ करने ही कर रहे हैं। जो ब्रीफ करना है वो ट्वीट और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में हो रहा है। लेकिन अभी एक सोच है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैनल का हेडलाइन के लिए नहीं, लेकिन जैसे देखिए 15 अगस्त स्पीच में भी प्रधानमंत्री जी जो मीडिया पंडित के बारे में इशारा किए हैं कि देखिए एडिटोरियल जो राइटिंग है उसमें भी एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप होता है, और हर जगह आप कैसे आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो आलोचना हो रहा है वो क्या तथ्य के आधार पर हो रहा है, ये सवाल आ रहा है। तो तथ्य कहां है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू तो नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर कैबिनेट सेक्रेटरी ये मतलब एक एडवाइस देते हैं कि हर मिनिस्ट्री में एक पैनल बनाए, और ये देखिए ये भी पहले होता था। ये अगर इस तरह की सोच है तो क्या फिर संकट वैसा ही नहीं है जैसा मनमोहन सरकार के वक्त था कि कम्युनिकेशन गैप था, एक तरफा मामला था, मीडिया अपनी तरफ से हल्ला, मतलब विरोधी के कहने के अनुसार तब मीडिया चलता था। अब भी यही है कि कांग्रेस अगर हंगामा कर रही है पार्लियामेंट तो उसके कारण है, या हार्दिक पटेल के कारण है, वो लोग ज्यादा फोकस पा रहे हैं, हम नहीं पा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से वही पुराना संकट है। ऐसे है कि पहले जब नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाए तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए अभी तक कोई शिकायत, मतलब कोई सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे कोई शिकायत नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दा है, वो उस तरह की ऐसे कोई नहीं है। इवन मनमोहन सिंह जी के समय जो पॉलिसी पैरालिसिस भी बोलता रहता था, इवन 2G और कोल जैसे जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ था, ऐसे इशू अभी नहीं है। अभी देखिए मुझे लग रहा है कि कवरेज जो है, जितना पैटेल कम्युनिटी का रिवोल्ट जो बड़ी खबर हो रहा है, उतना कैबिनेट डिसीजन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर आप मुझे लगता है सरकार अगर इसमें मतलब मीडिया को प्रहार करने का लाइन लेते हैं तो वो गलत होगा। नहीं, लेकिन एक नहीं गलत हो। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ये कि प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से इतना कम्युनिकेशन करते हैं, इतने भाषण है, मन की बात है, ये तमाम बातें हैं, उनको अगर मीडिया पिक नहीं कर रहा है, या मीडिया उस पर जैसे पहले हवा बनती थी कि आज प्रधानमंत्री का एक भाषण हुआ चुनाव से पहले तो उस पर 2 दिन 5 दिन बहस होती थी, तमाम बातें, अब वो नहीं है। तो उसकी वजह ये नहीं कि सत्ता पक्ष को आमतौर पर मीडिया कवर वैसे करता भी नहीं है। नहीं, आपको 2-3 इश्यू एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं हम आपके साथ सहमत है कि जो सरकार होते हैं, रूलिंग पार्टी का कवरेज, जो नेगेटिव खबर है वो खबर ज्यादा होता है, पॉजिटिव खबर हमारे देश में मीडिया में जो वो हम लोग कहते हैं कि मैरिज से ज्यादा बड़ा खबर डाइवोर्स होता है। तो ये जो परसेप्शन है, तो ये तो एक समस्या है, और हर समय रूलिंग पार्टी कहते हैं कि हमारा खबर नहीं छाप रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव स्टोरी नहीं करता। लेकिन ये तो एक छोटा बिंदु है, लेकिन सबसे बड़ी कारण ये है, ये मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे एक चरित्र हैं कि बहुत लव एंड हेट रिलेशन है। मतलब नरेंद्र मोदी को कुछ लोग कहते हैं महान है और वो विजनरी लीडर है, बिल्कुल लेकिन एक्सट्रीम है। हमारे देश में एक इंटेलिजेंशिया है, वो है जो सिविल सोसाइटी है, वो जिसको कहते हैं कि पक्ष नहीं रहता, वो भी एक सेक्शन है। लेकिन जो सरकार के तरफ से मीडिया के, जैसे देखिए पीआईबी है, पीआईबी को रिवैम्प करना है, कैबिनेट कमेटी जैसे आप बोल रहे हैं, ये जो सोच है, ये सोच मुझे लग रहा है एक रीथिंकिंग शुरू हुआ है, हो गई है, और कुछ न कुछ इस पे अब सरकार में चल रही है, होना चाहिए और हो रहा है। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।